दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। सभी मेरे फौजी मित्रों को जो वर्तमान में सेना में सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी पर हैं और जो पेंशन पर आ चुके हैं, सभी को जय हिंद। जो पिछला वीडियो हमने बनाया था, आप सब लोगों ने उस बहुत अच्छी तरह से उसको सराहा है। 95% से ज्यादा लोगों ने उसकी प्रशंसा की है। मैं आपको सल्यूट करता हूं मेरे फौजी मित्रों कि एक बात, एक दिक्कत, एक परेशानी जिसके विषय में मैंने आवाज उठाई, आपने उसको इतनी अच्छी तरह से सराहा है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लाखों मेरे फौजी भाई उसको देख चुके हैं और उन्हीं फौजी भाइयों में से कई साथियों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। कई मुझसे नाराज भी दिखे हैं, ज्यादा नहीं, कुछ नाराज भी दिखे हैं। कुछ का कहना है कि ये और नेताजी आ गए हैं, ये कौन से नए नेताजी हैं, ये राजनीति करने आ गए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए हैं। एक साथी कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं कि किस तरह की जातिवादी राजनीति आप करते हैं। ऐसे भी कुछ साथियों के कमेंट, आपके सभी के कमेंट सिर माथे पर। जो ये समझते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूं, उनके भी कमेंट सिर माथे पर। जो प्रशंसा कर रहे हैं, उनके भी कमेंट सिर माथे पर। जिन्होंने मुझे गाइड किया है, जिन्होंने मुझे सूचनाएं दी हैं, उनका भी जो प्रयास है वो भी सर माथे पर। 2-3 चीजें मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा। एक करेक्शन, 2 करेक्शन है जो मैं करना चाहूंगा कि आप इसमें जरूर वो करेक्शन करें। साथियों, मैंने जो पहले फोन नंबर दिया था वो मेरा ही फोन नंबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फोन मेरा किसी दूसरे काम में आ रहा है और मेरे पास है नहीं किसी वजह से। तो आपके फोन उस पर आते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो नंबर मैं आप दे रहा हूं आज, आप मेरे इस नंबर पर जब भी चाहें फोन करें और इसी नंबर पर आप मुझसे फोन करें, मुझसे बात करें। मैं नंबर बताता हूं, 7840868666 7840868666 ये मेरा नंबर है साथियों। ये मेरे पास हमेशा रहता है। अगर मैं किसी वजह से आपका फोन नहीं उठा पाया तो मैं निश्चित रूप से शाम को आपसे बात करूंगा, पर इससे सारी सूचना, सारा जो आपके फोन वगैरह है, मुझे पता लगेगी कि हां आप साथियों ने फोन किया है। तो उस एक साथी हैं, उन्होंने करेक्शन किया है और बिल्कुल सही करेक्शन है। मैं उसको करेक्ट करता हूं कि मैंने पहले यह कहा था कि जो सीएसडी कैंटीन से जो गाड़ियां मिलती हैं और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट का नॉर्म के हिसाब से मैंने जो बोला था वो ये था कि जो डीजल की गाड़ियां हैं उनकी उम्र 15 साल और जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनकी उम्र 10 साल। एक साथी ने करेक्शन किया और बिल्कुल सही है। मैं इसे करेक्ट करता हूं कि अब जो सही स्थिति है वो ये है कि जो डीजल की जो गाड़ियां हैं उनकी उम्र सरकार के हिसाब से 10 साल, वो जल्दी खराब हो जाती हैं, और जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनकी जो उम्र है वो 15 साल, वो देर में खराब होती हैं। ये सही है, डीजल की 10 साल, पेट्रोल की 15 साल। ये करेक्शन मैं समझता हूं आप इसके लिए मुझे क्षमा भी करेंगे और करेक्ट इस बात को करेंगे। अब साथियों एक चीज और, जिसके बाद मैं आपकी चीजें कहूंगा। कुछ साथी ये समझते हैं कि मैं वोट लेने की राजनीति कर रहा हूं। साथियों, मैं राजनीतिक पार्टी चलाता हूं, राजनीतिक पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। यह सच है, यह सच रहेगा। पार्टी बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है, उसके लिए हम काम करेंगे, अपने हिसाब से हम सारा काम करेंगे। लेकिन मैं जीवन भर अपने लिए, इस पार्टी के लिए आपसे कभी वोट के लिए नहीं करूंगा। मेरे फौजी भाई इस बात को नोट करें, मेरे फौजी मित्र जितने भी हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए कभी वोट के लिए नहीं कहूंगा। ध्यान रखें। देखे होंगे आपने पॉलिटिशियन, झूठे पॉलिटिशियन देखे हैं, जैसे आपके साथ में धोखा जिन जिन्होंने किया है, कह के भी आपको नहीं दिया, आप सब देख रहे हैं। एक को नहीं, सबको देखा है आपने। पर हम भी राजनीति में हैं, आने वाला वक्त हमें भी बताएगा, दिखाएगा, आपको सामने सिद्ध करेगा।
कभी भी जीवन में अपने लिए व्यक्तिगत आपसे किसी तरह की मदद नहीं मांगूंगा, किसी तरह की अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा, न ही अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के लिए आपसे वोट देने के लिए नहीं कहूंगा। राजनीति करते हैं, करते रहेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि आप नहीं समझते, मैं समझता हूं कि राजनीति के बिना कुछ नहीं है। ये जो आप लड़ाई सारी लड़ रहे हैं, ये राजनीति से ही हल होगी, राजनीति के बिना हल नहीं होगी। आप किससे डिमांड कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से? कौन है वो राजनीतिज्ञ? किस पार्टी से डिमांड कर रहे हैं? वो पार्टी से जिससे भी बात कर रहे हैं, वो पार्टी से जुड़े हुए जो लोग क्या है, वो राजनीतिज्ञ हैं। तो राजनीति के बिना आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपकी समस्या का समाधान राजनीति से ही होगा। और मैं इसीलिए आपसे तब भी कहा था कि राजनीति को समझना जरूरी है, बाहर नहीं बैठना है, राजनीति में अंदर आके, राजनीति में घुस के अपनी लड़ाई को लड़ना है, अपने भाइयों के हक को दिलवाना है। बिना इसके संभव नहीं है। बाहर बैठे, आप बैठे रहिए, कोई नहीं सुनता। यहां तो सब सारी की चीजें ऐसी बट्टे खाने में, खत्ते में जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्थिति है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, राजनीति करो, खुल के करो, तरीके से करो, और ऐसे करो ताकि आपको, आपके सारे भाइयों को, मेरे सभी फौजी मित्रों को, जवानों को न्याय मिल सके। अब दूसरी बात साथियों, मैं आपके साथ में इसलिए हूं क्योंकि मेरा एक व्यवहार है कि जिसके साथ अन्याय होता है मैं उसके साथ खड़ा होता हूं, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है मैं उसी का सहयोगी हूं, मैं खड़ा हूं। और क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश के जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, उनके साथ घोर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, मैं इसलिए आपके साथ में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा जीवन की अंतिम सांस तक। आप मुझे छोड़ के चले जाओ, धोखा देके चले जाओ, मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जब तक आपकी लड़ाई आप जीत नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा और पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूं। आपसे वोट नहीं चाहिए मुझे, मैं वोट के लिए नहीं आया, वोट नहीं मांगा आपसे। अब मैं उस बात पे आता हूं जो आपकी दिक्कतें हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, जो भी मैंने पहले बताई, उन इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने जो देखा है उसके हिसाब से जो आपकी समस्याएं हैं, मैंने जो कैलकुलेट की हैं, आपकी कुल 18 समस्याएं हैं, 18 टोटल समस्याएं। मैं आज सबके विषय में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जो आपकी समस्याएं हैं उनको बताता हूं, और किसके विषय में कहूंगा यह भी मैं बताऊंगा। आपकी सबसे पहली समस्या है OROP, 1 रैंक 1 पेंशन। दूसरी है सर्विस पेंशन। तीसरी है विडो पेंशन। चौथी है डिसेबिलिटी पेंशन। पांचवी है 7th पे कमीशन ने जिस तरह का भेदभाव किया, 7th पे कमीशन, जिसमें मल्टीप्लाई फैक्टर हैं 2.81 वाले। आपका छठी समस्या है MSP की, यानी मिलिट्री पे सर्विस जो है आपकी। सातवीं है CSD कैंटीन, और CSD कैंटीन में भी 3 समस्याएं हैं मेन रूप से। नंबर 1, जो गाड़ी मिलती है ऑफिसर्स को और आपको, उनमें जो भेदभाव है। जो राशन मिलता है उनमें जो भेदभाव है। और जो कैंटीन, CSD कैंटीन का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को कहां लगाना चाहिए और कहां लगाया जा रहा है, ये जो आपकी दिक्कत है, ये 3 समस्याएं हैं ये। नंबर 8, सिक्योरिटी एजेंसीज। जो सिक्योरिटी एजेंसीज आप कहते हैं कि वो ऑफिसर्स को मिलती, जवानों को नहीं मिलती, ये एक आपकी बड़ी वैलिड समस्या है, सिक्योरिटी एजेंसीज। नंबर 9, ECHS, यानी जो ECHS की है आपकी, ये जो हेल्थ स्कीम है, ये हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ये एक आपकी समस्या है, जो इसमें भ्रष्टाचार है, जो भेदभाव है। एक है आपकी बटमैन यानी हेल्पर की जो समस्या है। नंबर 11, जो मेडल मिलते हैं, वो मेडल क्यों अधिकारियों को ही ज्यादा मिलते हैं, फौजियों को, सैनिकों को क्यों नहीं मिलते हैं, इसमें जो भेदभाव है। नंबर 12, AGI यानी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो है, एक ये आपकी समस्या है। नंबर 13, जो 1965 और 1971 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें जो भारतीय सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान की जेलों में है, सरकार की तरफ से उनकी रिहाई के लिए कोई काम अभी तक नहीं किया गया, ये एक आपकी बड़ी वैलिड समस्या है। एक है जो रिजर्व पेंशनर हैं, उनकी जो 62 के युद्ध वगैरह में आ गए थे, और उनकी जो पेंशन है, जो वो भी एक आपकी समस्या है। एक है आपकी ऑनररी रैंक पेंशनर, ये भी एक आपकी समस्या है। एक और नई समस्या है जिसमें हो रहा है कि उसकी रैंक किस तरह के होने चाहिए, सेना के कोई ऑफिसर्स की बनाई गई है, कमेटी वगैरह बनाई जा रही है किस तरह से। NFU यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेड, यानी ऑफिसर्स को
3 ग्रेड का प्रमोशन अगर वो मेजर रैंक तक भी है तो उसे कैसे दे दिया जाता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का उसको जो है वो मिलता है, जो प्रमोशन है वो मिल जाता है, वो ग्रेड उसको मिल जाता है, और आपको नहीं मिलता। किस तरह की वो चीजें हैं। तो एनएफयू जो है एक ये भी आपकी समस्या है जिसके विषय में। एक है आपका डीए, आपका महंगाई भत्ता रोका गया है। महंगाई भत्ता क्यों आपको नहीं दिया गया? जब इतनी महंगाई है तो क्यों नहीं दिया जाता, वो क्यों रोका गया बिना पूछे बिना बताए? एक है। और एक है साथियों जो भ्रष्टाचार है, सेना में जो भ्रष्टाचार है वो भर्ती में है, वो ईसीएचएस में है, वो कैंटीन में है, वो सेना के लिए जो इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं उनमें है, और जो बटमैन वाला भ्रष्टाचार है वो। ये जो मैंने सारी चीजें देखी हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो मटेरियल मुझे सप्लाई किया गया आपके साथियों ने, विशेषकर मिस्टर कपिल जी ने, उसके आधार पर, और जितना मैं जानता हूं जो मैंने सारी चीजें हैं, ये 18 समस्याएं आपकी हैं, और मैं मानता हूं ये आपकी बड़ी जेन्युइन समस्याएं हैं। और इन सब में एक सबसे बड़ी जो समस्या है जिससे भेदभाव झलकता है कि जो भी कमेटी बनाई गई, चाहे पेंशन तय करने के लिए, चाहे पे कमीशन में, या कहीं किसी भी तरह की, कहीं भी जवानों को उन कमेटी में नहीं रखा गया, केवल और केवल ऑफिसर्स को रखा गया, जिसका नतीजा यह हुआ ऑफिसर्स ने अपने लिए तो सब कुछ कर लिया और जवान वहीं के वहीं रह गए, जवानों के लिए कुछ नहीं किया। और जवान आज भी इस तरह से, मैं ये कहूं कि बड़ी अजीब सी स्थिति है, इतनी भयानक, इतनी गुलामी की जिंदगी, इतनी कठिन जिंदगी जी रहे हैं जिसका अंदाजा नहीं है। इस देश की जनता को नहीं पता कि भारतीय सेना में ऑफिसर्स और जवानों के बीच में कितना बड़ा भेदभाव, और जवानों के साथ, सैनिकों के साथ कितना जबरदस्त भेदभाव और अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यह जनता को पता होना चाहिए कि सेना की क्या स्थिति है। जनता को कुछ मालूम ही नहीं है, तो अगर मालूम नहीं है तो वो क्या कहेगी, कैसे आपके साथ आएगी, कैसे खड़ी होगी? ये जो सारी की सारी चीजें हैं, मेरा यही प्रयास है कि जनता को ये सारी चीजें पता लगे, उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आपके जो साथ है, अब मैं इसमें से आज आपके सामने जो मैं बाकी पॉइंट जो बाद में लूंगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनमें बड़ा जबरदस्त भेदभाव है। मैंने भी कुछ कैलकुलेट किया, आपने भी कैलकुलेट करके भेजा, वही मैं आपके सामने सारी चीजें रखूंगा। नंबर 1 OROP, नंबर 2 सर्विस पेंशन, नंबर 3 विधवा पेंशन, नंबर 4 डिसेबिलिटी पेंशन, और नंबर 5 7th पे कमीशन। आज केवल इन्हीं 5 विषयों पर बात हम करेंगे। अब मैं आता हूं OROP, 1 रैंक 1 पेंशन। साथियों, जो मुझे आपने इंफॉर्मेशन भेजी है, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि OROP ये बेसिकली जवानों के लिए था, ऑफिसर्स के लिए नहीं था। लेकिन इसका सारा फायदा ऑफिसर्स लेके चले गए और जवान बिल्कुल खाली हाथ वहीं की वहीं रह गए। ये जो OROP है, आपने बिल्कुल सही कहा, जवानों के लिए इसलिए है ये OROP कि जवान जो भर्ती होता है 18 साल की उम्र में भर्ती होता है, और लगभग 35 साल की उम्र में उसे फौज से कमीशन दे दिया जाता है, फौज से छुट्टी दे दी जाती है, वो फौज छोड़ के उसको भेज दिया जाता है घर। यानी कि एक तरह से कहें कि वो रिटायर होके आ जाता है, पेंशन होके आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 35 साल की उम्र में। और जो जेसीओज हैं, या यूं कहें कि जो सूबेदार मेजर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 42 साल तक की, अगर जो इंफॉर्मेशन आपकी है इस हिसाब से अगर मैं सही कर रहा हूं, अगर इसमें भी कहीं है तो करेक्ट कीजिए जरूर मुझे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि चीज बिल्कुल मुझे भी आपको भी पूरी तरह से क्लियर हो, साफ मालूम हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि जब ये बात हो, जब आपकी लड़ाई हो, और जब सरकार के सामने बैठा जाए, आंख में आंख डाल के बात की जाए, तो हमें सब चीज क्लियर होनी चाहिए और हम सरकार के आंख में आंख डाल के कह सकें ये गलत है, ऐसे करना है, सैनिकों को यह दिया जाए। तो मैक्सिमम 42 साल, और फौजी जो है, जो सैनिक है, 35 साल की एज में रिटायर होकर घर आ जाता है, तो उसकी जो बकाया जिंदगी है। और जो ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स कब रिटायर होकर आते हैं? ऑफिसर्स 58 साल से 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आते हैं। तो जब 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आते हैं, इसका मतलब यह है कि पूरा जो सर्विस का, गवर्नमेंट जॉब का जितना भी वो होता है, वो पूरा करके आते हैं। अब जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, मैं उसके हिसाब से आपको कह रहा हूं, जो सैनिक है, जब वो 35 साल की उम्र में आता है रिटायर होके, मानो उसकी शादी जो है 22, 23, 24 साल में हो गई, 25 साल में उसका बच्चा हो गया, तो जब 35 साल में आएगा उसका बच्चा 10 साल का होता है, उसके पास में पेंशन के अलावा और कोई बेनिफिट है ही नहीं, उसको नौकरी भी नहीं मिलती है,
बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो केवल उसके पास में जो उसके परिवार का, उसका गुजारे का जो है वो केवल पेंशन है। पेंशन के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और वो पेंशन भी अगर सिर्फ इतनी हो, ऊंट के मुंह में जीरा जरा सी हो, तो वो इस महंगाई के दौर में, ऐसे समय में कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा, अपने माता पिता को कहां से रोटी खिला पाएगा। इसलिए वो जो पेंशन है वो ओपी यानी वन रैंक वन पेंशन, बेसिकली मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, वो जवानों की है, ऑफिसर्स की नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ऑफिसर्स को मिल गई, ऑफिसर्स को मिल गई, मैं मानता हूं इस पर दिक्कत नहीं हमें करनी चाहिए। लेकिन जिस अनुपात में ऑफिसर्स को मिली है, उसी अनुपात में, उसी परसेंटेज में वो सारे के सारे सैनिकों को, जो हमारे फौजी भाई हैं, जवान हैं, उनको भी मिलनी चाहिए वन रैंक वन पेंशन। क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर का, जब ऑफिसर रिटायर होकर आता है 60 साल की उम्र में, तो ऑफिसर का जो बच्चा है उसकी शादी होगी माने 24-25 साल में, उसी तरह से 25 साल में उसका जो बेटा हो गया, बेटा जो है जब वो रिटायर होकर आता है तो उसका बेटा भी करीब 30-35 साल का होता है ऑफिसर का। और उसका जो बच्चा होता है, जब उसकी भी शादी, मान लें कि उसकी भी शादी अगर उसी 23-24 साल की उम्र में हो गई, तो उस समय, जिस समय जो अफसर रिटायर होकर आता है, उस समय उसका बच्चा, बेटा करीब 35 साल का, और उसका पोता वो 10 साल का। तो आप देखिए कि जब रिटायर होकर जवान आता तो उसका बेटा वो 10 साल का, और जो ऑफिसर रिटायर होकर आता है तो उसका पोता 10 साल का होता है। और ऑफिसर्स को उसके रैंक और उसके प्रमोशन, उसके ग्रेड वगैरह जो भी है वो मिलते चले जाते हैं। वैसे ही इतना भारी अंतर है, तो उससे पैसे की कोई कमी नहीं होती। इतनी सुविधाएं जिस तरह से दी जा रही हैं उन्हें कोई कमी नहीं, लेकिन सैनिक के पास केवल इस वन रैंक वन पेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं है, उसके पास और कोई दूसरा सहारा नहीं। इसलिए ये वन रैंक वन पेंशन ये जवानों की थी, लेकिन जवानों को ही नहीं मिली। जवानों के साथ में धोखा हुआ, उनके साथ छल हुआ, चीट किया गया उनको। जवानों को ये सब चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं, आपकी है, आपको मिलनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने अपनी लड़ाई ईमानदारी से, बिना थके तरीके से लड़ी, निश्चित रूप से आपको ये वन रैंक वन पेंशन जिस अनुपात में अधिकारियों की बढ़ी है, उसी अनुपात में आपको बढ़कर वो मिलेगी, अगर आप ईमानदारी से और तरीके से लड़ेंगे तो। अगर नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता, क्योंकि यहां नेताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री तो देश के जिस तरह से काम कर रहे हैं आप सब जानते हैं, ये एक स्थिति है। तो आपको होनी, ये ऐसे ही मिलनी चाहिए, आप इसके हकदार हैं, और जिस रेशो में बढ़ी वो आपकी पेंशन उसी रेशो में बढ़नी चाहिए। मैं यहां एक चीज कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा था कि जवानों में भी 2 ग्रुप बांट दिए गए, भाई एक्स और वाई। तो उसमें एक्स वाले एक साथी हैं, बड़े परेशान हुए कि भाई आप कौन होते हैं एक्स करने वाले, एक्स के लिए हम क्यों आपकी बात माने, और आप अपनी बात है जो बंद कीजिए, आप ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। भाई मैंने आपकी पेंशन कम करने की बात नहीं कही, मेरा कहना सिंपल यह है कि अगर एक रैंक और एक पेंशन का फॉर्मूला है और आपको माना ज्यादा मिल रहे हैं, नीचे वाले को भी या जिसको कम मिल रहा है उसी को भी, आपका जब रैंक 1 है तो उसको भी अगर आपके बराबर पेंशन मिल जाए तो दिक्कत क्या है। मैंने ये नहीं कहा कहीं पूरे उसमें कि आपकी पेंशन काट के कम कर दी जाए। मेरा सिंपल सा कहना है कि वन रैंक वन पेंशन तो दोनों की बराबर होनी चाहिए, और अगर आपकी ज्यादा है तो नीचे वालों की भी ज्यादा कर दी जाए। क्या दिक्कत है? कम किसी के भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी कम है उनकी बढ़ा दी जाए और बराबर मिला दी जाए, उसमें कहां दिक्कत है। ये मेरा कहना है। मैं कभी किसी के हक को मारने की बात नहीं कहता, कभी कोई गलत बात ना मुझे जरूरत ना मैं कहता। अब एक बात तो मैं सहमत हूं, ओआरओपी आपकी है, आपको मिलेगी। ईमानदारी से लड़ना है, डट के लड़ना है, बिना डर बिना झिझक के लड़ना है, और पूरी रणनीति बना के लड़ना है। अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं है आपकी जिस तरह की रणनीति। अब दूसरा आ जाते हैं हम सर्विस पेंशन पर। जो सर्विस पेंशन है, आपकी सर्विस पेंशन वाकई में आपके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। देखिए जो मेरे पास मुझे डाटा आपने दिए गए हैं, छठे पे कमीशन के बाद में जो आपकी सर्विस पेंशन है, जो सर्विस बेसिक पेंशन इन 2006 यानी 2006 में जो थी, वो अफसर यानी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का मुझे दिया गया है। इसमें जो बताया गया है, उनकी जो बेसिक पेंशन थी 2006 में वो थी 14,600, और उनकी जब बेसिक पेंशन ओआरओपी की बात हुई वो हुई 33,225, यानी कितनी बढ़ी? वो बढ़ी
227.57 यानी 227.57%। अगर हम गुना में कहें तो 2.25 गुना से ज्यादा उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई ओआरओपी के समय में, जब उन्हें दी गई 2015-16 में जो दी गई, इतनी बढ़ा दी गई। और जो जवान हैं, जो नायक रैंक इनकी जो दे रखी है, उनको जो बेसिक पेंशन मिलती थी 2006 में, वो मिलती थी 4046 और इनको जो बढ़ाया गया, इनका मात्र जो बढ़ा के दिया गया ओआरओपी में, वो केवल 177.21% बढ़ाकर दिया गया, यानी 177.21%, यानी लगभग 1.25 गुना बढ़ाई गई। आप देखिए कि उनकी 2.25 गुने से भी ज्यादा है और आपकी जवानों की 1.25 गुना। केवल जब आप बढ़ा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं? बढ़ाने के बाद जवान की क्या हो गई? जो जवान की जो पेंशन हो गई ओआरओपी के बाद में 7,170, पर जितनी अगर जो ऑफिसर्स की बढ़ाई गई 2.25 गुना से ज्यादा, अगर उतनी ही बढ़ाई जाती तो जवानों की पेंशन होती, बेसिक पेंशन ओआरओपी के बाद में 9,207 रुपए, यानी कि 2,163 रुपए उनके बढ़ जाते, 2,163। अब इसका फर्क आगे क्या पड़ा है कि जब 7th पे कमीशन में आए तो 7th पे कमीशन में जो फैक्टर जिससे गुणा की गई, उसमें भी अंतर रखा गया। उसमें क्या था? जो ऑफिसर्स के लिए था 2.71 रखा गया और जवानों के लिए 2.57 रखा गया। मेरा एक बहुत सीधा सा, एक आम व्यक्ति भी अगर पूछेगा, और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, या 7th पे कमीशन में जो लोग थे वो सारे के सारे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर आपने 227.57% ऑफिसर्स की बेसिक पेंशन बढ़ाई तो आपने इतनी ही जवानों की क्यों नहीं बढ़ाई? आखिर बढ़ाने का क्या क्राइटेरिया था? क्या महंगाई की वजह से बढ़ाई गई? क्या कुछ और परिस्थितियां जिनकी वजह से बढ़ाई गई? अगर वो और परिस्थितियां हैं, ये महंगाई थी, तो महंगाई जितनी अधिकारी के लिए बढ़ी उतनी ही जवान के लिए भी बढ़ी। और ऑफिसर की तो वैसे भी तनख्वाह जाता है, तो दिक्कत जवान के सामने ज्यादा है। तो जितनी परसेंट आप ऑफिसर की बढ़ा रहे हो, उतनी ही आपको जवान की बढ़ानी चाहिए। अगर इस तरह से होती, और 7th पे कमीशन में जिस तरह से फैक्टर जिससे गुणा करना था, ऑफिसर्स के लिए 2.71% 2.71 और जवानों के लिए 2.57। अगर ये आपने 2.71 रखा तो जवानों के लिए भी क्यों नहीं रखा 2.71? इसमें अंतर क्या था? फिर वही बात कि क्या यह महंगाई की वजह से था, किन परिस्थितियों की वजह से था? तो जो परिस्थितियां ऑफिसर के लिए थी वो तो जवान के लिए भी थी ना, जवान के लिए तो कम नहीं थी ना परिस्थितियां, तो आपने उसका कम क्यों करा, उसका भी क्यों नहीं बढ़ाया? ये जेन्युइन आपकी चीज है। अगर ये सब होता कि जितनी 227.57% ऑफिसर्स की बढ़ी और 2.71 ऑफिसर्स की, यही सब रेशो रहता, तो आज के समय में जो जवान है, उस जवान को जो पे मिल रही है, वो पेंशन उसको मिल रही है 7th पे कमीशन के बाद, वो मिल रही है 18,427। जबकि ईमानदारी से अगर जिस रेशो में ऑफिसर्स की बढ़ी, जिनको मिल रहे हैं 90,040, जवानों की भी बढ़ती तो जवानों को मिलते 24,951, यानी कि लगभग 6,500 रुपए जवानों की पेंशन में बढ़ जाते। न्याय तो यही है ना कि अगर कोई परसेंटेज आप बढ़ा रहे हो तो परसेंटेज सभी पे बराबर समान रूप से लागू होगी। तो यह अन्याय है सरकार ने जो किया है। सरकार को अपने इस अन्याय को खत्म करना पड़ेगा और जवानों को ईमानदारी से जो उनका हक बनता है, जो सर्विस पेंशन उनकी बनती है, उसी हिसाब से वो देनी पड़ेगी। आप नहीं बता सकते कि कैसे, अगर महंगाई बढ़ती है तो सबके लिए बढ़ती है ना, वही सारा एक क्राइटेरिया है। आप एक ही पैमाना सबके लिए क्यों नहीं रखेंगे? आपके जो वेतन में है पहले ही वैसे अंतर है, तो वो बाकी जब आप बढ़ाएंगे वही रेशो रखना पड़ेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय जिसे बोलते हैं, वो यही है। कुदरत का कानून, कुदरत का न्याय वो यही है कि जो परसेंटेज वहां बढ़ रही वहां आप बढ़ाएंगे। ठीक इसी तरह से अब मैं आता हूं आपकी जो है, जो विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन में भी बहुत जबरदस्त आपके साथ में अन्याय हुआ है साथियों। मैं समझ रहा हूं, ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और जीतेंगे। विधवा पेंशन में आप देखिए कि विधवा पेंशन जो अफसर की जो विधवा है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इसमें बताया हुआ, वो 2006 में था 5,880।
जिसमें इन्होंने ओआरओपी के बाद बढ़ोतरी की 339.03% की, यानी लगभग 3.5 गुना, लगभग थोड़ी सी कम 3.5 गुना से इतनी बढ़ा दी। तो वो पेंशन बढ़ के हो गई 5,880 से बढ़ के हो गई 19,935। लेकिन इसी अनुपात में इन्होंने जवानों की नहीं बढ़ाई। जवानों की किस अनुपात में बढ़ाई? जवानों की मात्र प्रतिशत 122.91%, 122.91% केवल जवानों की बढ़ाई। और जवानों की जो मिलती थी उन्हें 3500 मिलते थे, वो बढ़ के मात्र कितने हो गए? 4302, यानी 4302। अगर ईमानदारी से जो प्रतिशत आपने अफसर की विधवा में बढ़ाया था पेंशन में, वही ईमानदारी से इसी में, क्योंकि हालत तो सबके एक ही है ना, जो बढ़ाने का क्राइटेरिया है वो तो एक ही होगा ना। अगर दूसरा कोई क्राइटेरिया आपने लगाया तो वो गलत है, सरकार ने जो लगाया गलत है। तो जो आपका क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया एक होगा, एक होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप जवान की जो विधवा की पेंशन वो बढ़ाते, वो भी 339.03% अगर बढ़ती, तो ओआरओपी के बाद जवान की विधवा की पेंशन होती 4,302 के स्थान पर 11,866 रुपए, 11,866 रुपए। और जो फिर आगे 7th पे कमीशन में फैक्टर जोड़ा गया, वो फैक्टर 2.7%, 2.71 का, जिसे मल्टीप्लाई किया गया ऑफिसर्स के लिए, तो ऑफिसर की जो विधवा है उसकी बेसिक पेंशन हो गई अब 54,024 रुपए, और जवान की उसमें भी कम 2.57, फिर उसी तरह जो सर्विस पेंशन की तरह, तो उसकी रह गई इस समय जो उसे मिल रही है वो 11,057, जबकि ईमानदारी से होना यह चाहिए था कि 2.71 का जो फैक्टर है मल्टीप्लाई करने का, वो जवानों को भी मिलना चाहिए था। और अगर उस हिसाब से दिया जाता और पहले भी जैसे ठीक किया जाता 339.03%, तो आज जवानों की विधवा को जो पेंशन मिलती वो 32,157 रुपए मिल रही होती, यानी 11,057 के स्थान पर 32,157 मिल रही होती। मतलब यह कि 21,000 से भी ज्यादा की उसमें बढ़ोतरी होती, जो नहीं हुई। और जो गलत हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ जवानों के साथ, सैनिकों के साथ, वो जो अपनी जान की परवाह न करके सीमा पर डटे रहते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं, और जब शहीद होते हैं तो उनके परिवार को कोई देखने वाला नहीं, और उनकी शहादत की बदौलत हम सब सुख और चैन से अपने घरों में जीते हैं। सरकार को उनके विषय में सोचना चाहिए था, उनके साथ पूरी तरह ईमानदारी से काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं आता हूं जो चौथी चीज है आपकी, वो बड़ा भयानक, बहुत ही जबरदस्त अन्याय है। और अन्याय इससे भी ज्यादा है कि सरकार जो एक सूचना देती है, वो सूचना सैनिकों का मनोबल तोड़ने की। मैं उसे एक बार जरूर देखना चाहूंगा, पर फिर भी मैं अभी आप ही की बात को लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो है डिसेबिलिटी पेंशन। ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है, एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। चाहे जवान हो, चाहे ऑफिसर हो, या कोई भी साधारण व्यक्ति हो, अगर युद्ध में या काम करते हुए, सर्विस पर रहते हुए, ड्यूटी के समय पर किसी की किसी तरह की क्षति होती है, माना किसी का हाथ कटता है, तो जवान का हाथ कटता है, उसकी भी वही कीमत है। ऑफिसर का हाथ कटता है, उसकी भी वही कीमत है। जो साधारण व्यक्ति है उसकी भी वही कीमत है। हाथ में क्या अंतर हो सकता है, या पैर कटता है तो उसमें क्या हो सकता है? कोई भी किसी तरह की एक ही समान जो इंजरी है, जो घाव है, जो चोटें हैं, उनमें समान रूप से उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। पर इतना बड़ा भेदभाव, बहुत अफसोस की बात है, इतना बड़ा भेदभाव सेना में चल रहा है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, कहीं किसी एंगल से, किसी कोने से कोई आवाज नहीं उठती है। बहुत अफसोस की बात है, और जनता को कुछ मालूम है नहीं। जवान क्योंकि सेना में है और अनुशासित हैं, कह नहीं पाते हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं बताऊंगा, देखिए अब मैं बताता हूं, जो मैं आपके साथियों ने इंफॉर्मेशन दी है उसी के आधार पर मैं वो सारी आपको बता दूं। कितना बड़ा अन्याय है, ये जनता को पता लगनी चाहिए कि कितना घोर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप देखिए कि जो ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी पेंशन है, 3 तरह की डिसेबिलिटी पेंशन है। नॉर्मल रेट ऑफ 100% डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन। ये ऑफिसर्स की, और यही जो है
जवानों की। अंतर क्या है आप देखिए, जो डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन थी 2006 में, जो नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी पेंशन थी ऑफिसर्स की 5,880 बेसिक वो थी, उसको जब ओआरओपी के बाद दिया गया तो उसकी बढ़ाई गई 459.18%, यानी 459.18%, यानी 4.5 गुना से भी ज्यादा। और यही वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन में भी बढ़ाई गई। और ये जो वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन है, इसमें बढ़ाई गई 765.31%, यानी 765.31% बढ़ाई गई, मतलब 7.5 गुना से ज्यादा। और उसके बाद क्या हुआ, ऑफिसर्स की पेंशन 5,880 से बढ़ के हो गई 27,000, उसमें नॉर्मल वाले में, और वार इंजरी वाले में 100% में 11,760 से बढ़कर हो गई 54,000, और वार इंजरी इनवैलिड आउट ऑफ डिसेबिलिटी वो हो गई 11,760 से बढ़ के 90,000। और फिर उसमें 7th पे कमीशन के बाद जो फैक्टर जोड़ा गया 2.81%। उसके बाद आज की तारीख में जो ऑफिसर्स को मिल रही है नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी मिल रही है 75,870, वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी मिले 1,51,740, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है 2,52,900। अब आ जाइए जो जवान है, जवानों के साथ क्या हो रहा है। जवानों को मिल रही है जो नॉर्मल रेट वाली जो है पहली कैटेगरी वाली, पहले उनको मिलती थी 2006 में 3,510, 3,510 वो मिलती थी, वो कोई चेंज नहीं हुआ। ओआरओपी के बाद कोई चेंज नहीं हुआ, वो इतनी ही बनी रही। ठीक इसी तरह से उनको वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन सेकंड कैटेगरी वाली वो 7,020 मिलती थी 7,020, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, वो भी एज इट इज बनी रही। इसके अलावा जब वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन यानी तीसरी कैटेगरी की, थर्ड कैटेगरी की, उसमें उसको मिलते थे 7,020 यानी 7,020, उसमें जवान की में मात्र बढ़े 146.78%, यानी 146.78%, यानी 1.5 गुना ही, मुश्किल से 1.5 गुना। और ऑफिसर्स की कितनी हुई, 7.5 गुना से ज्यादा, यानी 6 गुना से ज्यादा उसकी वो बढ़ा दी गई। और जिसका नतीजा यह हुआ, और फैक्टर जो 7th पे कमीशन में फैक्टर आया, वो फैक्टर भी मात्र 2.57 जिससे गुणा करी। तो अब आप समझ लीजिए कि नतीजा यह है कि आज की तारीख में जो नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी पेंशन है, अधिकारी को मिलती है 75,870, जवान को मिलती है मात्र 9,000 रुपए, मात्र 9,000। वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर को मिलती है 1,51,740, जवान को मिलती है मात्र 18,000 रुपए, मात्र 18,000। और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन जो ऑफिसर को मिलती है 2,52,900 रुपए आज की तारीख में, वो जवानों को मिलती है मात्र 26,481, मात्र 26,481। अगर ईमानदारी बरती गई होती, जो कि बरतनी चाहिए थी, ऑफिसर के और जवानों के बीच में इस बेईमानी की, इस भेदभाव की जरूरत नहीं थी। किसी भी कीमत पर कोई लोग बैठे थे, उन्हें देखना चाहिए था कि आप जो बैठे हैं न्याय करें, न्याय के लिए बैठे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस अनुपात में, जिस औसत में आपने ऑफिसर्स की पेंशन बढ़ाई, उसी अनुपात में डिसेबिलिटी पेंशन आपको जवानों की भी बढ़ानी चाहिए थी। अगर आप ईमानदारी से, जिस तरह से आपने जो ऊपर की दो कैटेगरी में 459.18% बढ़ाई और लास्ट वाले में 765.31% बढ़ाई, इसी रेट में अगर जवानों की भी बढ़ाई जाती तो जवानों को आज मिल रही होती पेंशन, और जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो आने वाले समय में उन्हें मिलेगी। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और इसे लेके रहेंगे। और वो कितनी मिलनी चाहिए, देखिए कितना घोर अन्याय। जवानों को मिलती 75,800, वो ऑफिसर्स को जो मिल रही है 75,870, ईमानदारी से अगर काम किया गया होता तो जवान को मिल रही होती 45,289 रुपए फर्स्ट कैटेगरी में, जो है नॉर्मल रेट ऑफ 100% डिसेबिलिटी पेंशन। और दूसरी जो वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन है, वो जो अधिकारियों को मिल रही है 1,51,740, आज ईमानदारी से अगर दी गई होती जवानों को, तो जवानों को मिलती 18,000 के स्थान पर
90,578। और जो तीसरी कैटेगरी की है वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन, वो अगर ईमानदारी से दी गई होती तो जो ऑफिसर को मिली है 2,52,900, जवानों को 26,481 के स्थान पर मिल रही होती 1,50,967। अगर ये मिलती ईमानदारी से, किसी का क्या घट जाता, सरकार पे कितना बोझ पड़ जाता। मैं जानना चाहता हूं कितना बोझ पड़ जाता अगर हमारे इन सैनिकों को सबको दिया जाता। ज्यादा से ज्यादा 50,000 करोड़ का पड़ जाता, 1,00,000 करोड़ का पड़ जाता। जो देश के सैनिक फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जो देश के लिए जिए, देश के लिए मर रहे हैं, उन्हें अगर उनका हक मिल जाता, उनके साथ न्याय हो जाता, सरकार पे क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क पड़ जाता? 3-3.25 लाख करोड़ का जो बजट है डिफेंस का, वो 4 लाख हो जाता, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जवानों को उनका हक तो मिलता, उनके साथ न्याय होता, वो इंसान की तरह जी पाते, वो गुलामों की तरह तो नहीं जी रहे होते, न्याय उनके साथ होता। अब आखिर में जो आपके साथ जो आखिर में लास्ट है, जो सबसे बड़ी बेईमानी आपके साथ हुई, वो हुई 7th पे कमीशन ने, जिसने जो क्राइटेरिया दिए आपके लिए, जो क्राइटेरिया दिए वो क्राइटेरिया उसने बना दिए आपके लिए 2.57 का जो गुणा करी और जो मल्टीप्लाई किया फैक्टर, और जो ऑफिसर्स के लिए था वो 2.67 से लेके 2.72, 2.78 और 2.81, जनरली मान लिया जाए 2.81। तो जो 2.81 मल्टीप्लाई किया ऑफिसर्स के लिए, ईमानदारी की बात यह है कि वही मल्टीप्लाई करना था जवानों के लिए। तो 7th पे कमीशन में आपके साथ इस तरह से अन्याय हुआ, शुरू से आपके साथ अन्याय हुआ। एक बार अगर परसेंटेज सही तरीके से जिस परसेंटेज में ऑफिसर्स की बढ़ा रहे हैं उसी परसेंटेज जवानों की बढ़ाते तो यह अन्याय नहीं होता, जवानों को उनका हक मिल गया होता, और वो इस आजाद देश में जिसकी सेवा करके वो आए हैं, पेंशन लेके आए हैं, वो इंसान की सम्मान से जिंदगी जी रहे होते। साथियों, ये नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं साथियों, अब लड़ना है, अब लड़ना है, ईमानदारी के साथ में लड़ना है, मजबूती के साथ में लड़ना है, पूरी रणनीति बना के लड़ना है और तरीके से लड़ना है। एक चीज और बता दे रहा हूं साथियों, कुछ साथियों ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानते, आप में से कई लोगों ने पिटीशन डाल रखी है, मालूम है क्या हुआ, क्या स्थिति रही, समझ में तो आ रहा होगा, फिर भी आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जाने से आपको मिल जाएगा, उम्मीद है क्या? ये सारी चीजें इस छलावे में मत रहिए, इस बहकावे में मत रहिए। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उनसे जब एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि जितनी भी हो सके कोशिश पॉलिटिकल एंड पर अपने जो मसले हैं उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए। कोर्ट में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा कम नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कोशिश कीजिए पॉलिटिकल एंड पे। तो मैं आपसे कहूंगा साथियों, आप कहेंगे मुझे अनुभव है, आप बाहर खड़े हैं, मैं अंदर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति आपको बता रहा हूं, अदालतों की स्थिति आपको बता रहा हूं। मैं उस रास्ते को नहीं चुनने वाला हूं। मेरा रास्ता सीधा है कि जो कर सकते हैं, जो करने वाले हैं, जिनके हाथ में अधिकार है, वही करेंगे, उन्हीं से हम करवाएंगे, उन्हीं से लेकर रहेंगे। और फिर मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, राजनीति से बाहर नहीं, राजनीति के अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आके खेल खेलिए, अपना हक लीजिए, लड़के संघर्ष करके लीजिए। हम आपके साथ में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे साथियों। इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बाकी और जो चीजें हैं आगे अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।